हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, मैं कहीं पे ऑलरेडी एक मीटिंग में था। तो जस्ट मेरा मीटिंग कंप्लीट हुआ तो मेरे को याद है तो तुम्हारा रूम से जाऊँ। तो आई एम ऑडिबल और नॉट? टेल मी। इफ आई एम ऑडिबल देन जस्ट टेल मी तो यस सर, यू आर You ऑडिबल। are audible, sir. ओके। हाय विमल, हाय एवरीवन। सो गाइस, आई वाज एट वन मीटिंग। तो जस्ट मेरा एक मीटिंग कंप्लीट हुआ। तो उसके साथ में ही मैंने सोचा चलो तुम लोगों का मीटिंग ले लेते हैं। सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का पेपर कैसा गया सर? सच बताओ तो मैंने तो अभी तक पेपर नहीं देखा है। बट आप लोगों ने देखा होगा तो आपको ज्यादा पता रहेगा पेपर कैसे गया। बट आई हर्ड दैट पेपर वाज मैनेजेबल। वेरी इजी पेपर, अच्छा पेपर था। और जितना हमने पढ़ा है अभी तक 40-50% आपका सिलेबस अप्रोक्स 40% के आसपास कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर कैसा था, क्या था। जो जो टॉपिक जैसे मैथ है, मैथ तो अभी तक इतना हुआ नहीं है, उसके साथ साथ में बिजनेस ट्रस्ट वगैरह काफी टॉपिक हो चुके हैं। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं उस पेपर पे, ठीक है। तो चलिए अब अपन एक काम करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। आप लोगों का जो भी डाउट है वन बाय वन आप लोग बोल सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व डाउट for you, ठीक है। सर चलिए मैं चालू करेंगे। कशिश। विमल। हाय विमल, या टेल मी। सर मेरा क्वेश्चन नंबर 22 पे डाउट है 44 AD का अच्छा, रिलेटेड। मेरे पास में आईपैड भी है, आप मुझे फटाफट बोलते जाइए। अच्छा, मैं मेरा कैमरा बंद कर दूं या चालू रखूं, ये बताओ। अगर तुमको ऐसा डिस्टरबेंस वगैरह हो सकता है क्योंकि मैं किसी होटल में बैठा हूँ तो रेस्टोरेंट में हूँ तो उसके लिए। बट अगर इफ यू आर कंफर्टेबल मैं चालू रख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कुछ भी आपको लगे तो आई विल क्वेश्चन नंबर चलो। 22 में पेज डाउट नंबर है। बोलेंगे आप हर बार। 100 रुपये, 100, 100, 100। 100 पेज नंबर, या टेल मी 100 पेज नंबर पे। आई थिंक डेट टू द रॉन्ग है सर, 31 अक्टूबर की जगह आई थिंक इट शुड बी 31 जुलाई। या एग्जैक्टली यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, आई थिंक मैंने बताया भी होगा या नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे जो डेट है वो अक्टूबर की जगह जुलाई होना चाहिए था। यस, 31 जुलाई 2026। बेसिकली ये मैंने आईसीआई से क्वेश्चन लिया था विमल। और आईसीआई ने भी इसमें 31 अक्टूबर था। तो इसके लिए मैंने एज इट इज वो 31 अक्टूबर ले लिया था, बट मेक द डेट इज 31 जुलाई। बिकॉज वेन यू आर ऑप्टिंग 44 AD एंड यू आर इंडिविजुअल देन यू आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट। और जब आप ऑडिट नहीं हो रही है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका डेट है वो 31 जुलाई रहेगी। यस, वो नेक्स्ट। एक वो एक डाउट था। और सर, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट दिया तो शुड वी अज्यूम दैट इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड वन? अगर यस, क्वेश्चन। एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट अगर मान लो वो रिकॉग्नाइज नहीं है तो उसमें अगर एज पर लॉ वगैरह कुछ बोला हुआ है देन वी विल कंसिडर एज पर द रिकॉग्नाइज, और यू कैन से दैट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अदरवाइज उसको अनरिकॉग्नाइज मान के उसको डिसअलाउ कर देंगे। और एक सर्टिफिकेट ऑफ आईएसओ दे हैव कंसीडर्ड एज एक्सपेंडिचर। हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ आईएसओ आप बोल रहे हो कि उसको मतलब प्रिलिमिनरी वही एक्सपेंसेस मानना इंटेंजिबल चाहिए नहीं। ऐसे? हाँ, वही। इंटेंजिबल या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं मानते हुए उन्होंने उसको रेवेन्यू खर्चा माना है करके। हाँ। आई थिंक देयर वाज वन सीबीडीटी का सर्कुलर बहुत पुराना, और उसमें उन्होंने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान सकते हैं। तो आईएसओ का जो भी खर्चा रहेगा यू कैन ट्रीट एज रेवेन्यू। ओके सर, इतना ही था। या थैंक यू सर। या कशिश। Yes, sir. Am I audible, sir? यस यस, स्वेरन। Sir, in question 33B, page 109, I could not वन understand जी the explanation given. 30B, पेज नंबर 33, 109। 33B, page 109. Okay, 33B, page number 109. You are not able to understand the second part related to the ICDS wala part, right? Yes, sir. Yeah, explain the tax treatment of the emergency spares or plant and machinery acquired during the year, which even though kept ready to use, have not actually been used during the relevant previous year. तो ये आपसे पूछ रहा है कि अगर मान लो जो आपके इमरजेंसी स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो आपने अगर एक्वायर किया है, उसको आपने रेडी टू यूज रखा है, उसको आपने पुट टू यूज नहीं हुआ, तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं? आई थिंक उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या बोलता है। एज पर आईसीडीएस नंबर 5, टेंजिबल फिक्स असेट मशीनरी स्पेस शैल बी चार्ज टू द रेवेन्यू एज एंड व्हेन कंज्यूम। तो भैया, टेंजिबल फिक्स असेट मशीनरी स्पेस शैल बी चार्ज टू द रेवेन्यू एज एंड व्हेन कंज्यूम when such spares can be used only in connection with an item of tangible fixed asset and their use is expected to be irregular, they shall be capitalized। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर मान लो कोई भी ऐसा स्पेयर पार्ट्स है जो मशीन के साथ यूज होता है और मशीन जैसे मान लो खराब हो जाएगी तब जाके आप वो आप स्पेयर पार्ट्स है वो आप रिप्लेस करने वाले हो, तो उसको आप कैपिटलाइज कर दीजिए करके, ठीक है। Where the spares are capitalized as per the above requirement, the issue is to the provision of the depreciation arise. When provision of the depreciation arise, whether depreciation can be provided where such spares are kept ready to use or it is necessary that they are actually put to use. This issue is dealt with the Delhi High Court judgment in case of the Ensilco Limited 2010.
The court observed that the expression used for the purpose of business appears in section 32 also takes into account emergency spares, which even though ready to use, yet are not consumed or used during the relevant period. This is because these spares are specifically for the fixed asset, namely plant and machinery, and form an integral part of the fixed asset. These spares will, in all probability, be useless once the asset is discarded and will also have to be disposed of. In this sense, the concept of passive use, which applies to standby machinery, will also apply to the emergency spares. Therefore, once the spares are considered as an emergency spares required for plant and machinery, the assessee would be entitled to capitalize an entire cost of such spares and claim a depreciation thereon. So यहाँ पे अगर तू देखेगी ना कशिश, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जैसे कोई मशीनरी है, मशीनरी के साथ में कोई स्पेयर्स पार्ट यूज होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो आपका कोई जनरेटर है और जनरेटर के साथ में कोई जनरेटर जो चलता है उसमें कोई एक एग्जांपल के लिए मान लो बैटरी लगती है, और आपने क्या किया, 2 बैटरी एक्स्ट्रा लाके रखी है। वो 2 बैटरी एक्स्ट्रा लाके इसलिए रखी है कि अगर मान लो इसमें से कोई बैटरी कभी खराब हुई तो वो बैटरी को आप रिप्लेस कर दोगे। सो दैट इज कॉल्ड, यू कैन से दैट द स्पेयर पार्ट्स। तो इसके केस में इन्होंने ये बोला है कि वो अगर रेडी टू यूज है तो उसको पैसिव यूज माना जाएगा, और पैसिव यूज माना जाएगा तो उस पर डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड में आपको एक बात बताऊं कि जब भी कोई भी स्पेयर पार्ट्स है, या फिर आपका जो क्या बोलते हैं, अगर कोई भी स्पेयर पार्ट्स है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर वो मशीन के साथ ही यूज हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर वो रेडी टू यूज है तो भी उसको आप पुट टू यूज मान के और उस पर आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं एज पर दिस पर्टिकुलर केस लॉ करके। ठीक है, चलिए, होप सो यू Yes, sir. अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। Yes, sir. Then the next Yeah. question is question 34, part 3. क्वेश्चन नंबर 34 पार्ट 4. Part 4, they have added 2 lakh and then they have deducted again 2 lakhs. So if we do not give the treatment, ये will that इसको work? आप छोड़ दीजिए। इस एक्चुअली या क्वेश्चन नंबर 34 का जो सेकंड वाला जो है ना, वो फोर्थ वाला है ना, इसमें बीइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35(1)(2), इसमें 100% डिडक्शन मिल रहा है। तो ये ऑलरेडी आपको डेबिट में डाल रखा है, तो आपको ये करने की जरूरत क्या थी? यहाँ पे वापस आपने एक बार ऐड कर दिया 2 लाख, और उसके बाद में वापस 2 लाख लेस कर दिया, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए इस एडजस्टमेंट को। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों किया था, एग्जैक्टली मैं बताऊं ना। ये जब क्वेश्चन आया था ना, तो उस टाइम पे इस पे जो डिडक्शन मिलता था वो 150% मिलता था और 175% मिलता था। तो जब 150% मिलता था तो हम क्या करते थे कि जो भी आपने खर्चा किया वो 100% एड बैक कर लेते थे, और उसके बाद में जितना 150% अलाउ होता था वो लेस करते थे। तो क्या हुआ ना, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आ रखा है। तो यस, दैट इज द मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, कि उसको दोनों को हटा देना चाहिए था और सीधा नोट में देना चाहिए था कि 100% डिडक्शन मिलता है और इट इज ऑलरेडी डेबिटेड टू P&L अकाउंट, सो देयर इज नो नीड टू गिव द एडिशनल एडजस्टमेंट या एडिशनल इफेक्ट, ऐसा मुझे देना चाहिए था। यस, Okay, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। Sir, question 35C. I could not understand the adjustment of that NABARD one. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द Repairs of factory building, that NABARD वाला जो adjustment repair of factory building amounting to 15 lakh, for which sum of 10 lakh was withdrawn from the T deposit account maintained with the NABARD एज पर सेक्शन 33AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो गाइस एक बात बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लो आप नाबार्ड के साथ पैसा जमा कराते हो तो आपको 33AB में डिडक्शन मिलता है, और 33AB में डिडक्शन कितना मिलता है, वॉट एवर अमाउंट डिपोजिटेड टू नाबार्ड और 40% ऑफ इनकम। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो वो पैसा जब विड्रॉ करके, और उस विड्रॉ करके आप अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो, तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर सकते हैं इफ इट इज एज पर द स्कीम। लेकिन अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो तो वो आप P&L के डेबिट में नहीं डाल सकते, क्योंकि भैया ऑलरेडी आपने जब वो खर्चा किया होगा तब ऑलरेडी आपने जो है वो जो सॉरी जब डिपॉजिट किया होगा तब ऑलरेडी आप डिडक्शन ले चुके थे, और उसी अमाउंट को विड्रॉ करके और अगर आपने कोई खर्चा किया तो ऑब्वियसली नाउ इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप उसको P&L के डेबिट में नहीं डाल सकते। तो अगर ये P&L के डेबिट में डाला हुआ है तो उस पर्टिकुलर केस में इसको अपन वापस से एडबैक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि 15 लाख का आपने रिपेयर कराया है, इसमें से 10 लाख रुपीज है वो आपने वो उस अकाउंट से विड्रॉ करके किया है, तो 10 लाख विल बी द डिसअलाउड व्हाइल कैलकुलेटिंग द PGBP का इनकम। अगर आप देखोगे तो ये 10 लाख रुपीज है वो अपन ने एड बैक कर दिया। Okay, sir. Then, sir, in question number 42, fifth part, page 132. पेज नंबर 132, पेज नंबर 132 कौन सा पार्ट? Fifth part, sir. उसमें जो परचेज वाला है उसमें TDS पे मतलब 30% डिसअलाउ क्यों नहीं किया? Did not get it. Payment of 30 lakh to A&B, a subcontractor, for procuring of raw labor without deduction of tax and debited to statement of profit and loss. The amount include 20 lakh for purchase of chemicals and
10 lakh towards the labor charges which are separately shown bill submitted। देखो इसको है ना, मैं आपको 194C में पढ़ाऊंगा। और 194C में क्या होता है पता है आपको? जब 194C अपन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में टीडीएस कौन से अमाउंट पे काटना चाहिए? तो देखो, अगर बिल में ऑलरेडी अगर मटेरियल और सर्विस दोनों का अलग अलग कंपोनेंट दे रखा है, तो ओनली जो आपका लेबर रहता है, सर्विस रहता है, उसके टुवर्ड्स से टीडीएस काटते हैं, मटेरियल के टुवर्ड्स टीडीएस नहीं काटते। एंड अगर जो क्या बोलते हैं, अगर उसमें इनवॉइस अलग अलग नहीं है, तो पूरे बिल पे आपका टीडीएस है वो कॉन्ट्रैक्ट में काटते हैं। तो आई थिंक इसमें ऐसा हुआ होगा कि जो केमिकल्स के टुवर्ड्स वाला पार्ट है उस पे टीडीएस नहीं काटा होगा, राइट? हाँ यस सर, Yeah, ऐसा ही that है। you will we will discuss in the contract 194C in the previous topic. ओके सर, फिर सर क्वेश्चन 45 में पार्ट 3 Question number 45 में part पेज 3. Part 3. The company paid 2,25,000 to the share broker for the transaction in relation to the equity share listed in a stock exchange and 1,20,000 to the commodity broker for the transaction in relation to the commodity at the MCX. The tax was not deducted at source on the such transaction. इसमें ये भी तेरा टीडीएस वाला पॉइंट है कि जब मैं आपको 194H पढ़ाऊंगा ना, कमीशन एंड ब्रोकरेज, तो कमीशन एंड ब्रोकरेज में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर शेयर एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कमीशन एंड ब्रोकरेज होता है तो उस पर आपका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। If there is a commission and brokerage related to the share and security, then उस पर्टिकुलर केस में उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो 2,25,000 वाला जो शेयर एंड सिक्योरिटी वाला ब्रोकरेज है उस पे टीडीएस नहीं काटा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इट इज द 100% अलाउड। बट आपका जो कमोडिटी वाला है उस पे टीडीएस काटना पड़ेगा, नहीं काटा तो उस पे 30% आपका डिसअलाउड हो जाएगा। पर सर तो फिर वशिष्ठ? 2 लाख हाँ, सर फिर 2,25,000 क्यों पूरा डिसअलाउ हुआ है? अगर टीडीएस करना जरूरी नहीं है तो फिर? the company has paid 2,25,000 to share broker for transaction in relation to equity share listed in stock exchange and 1,20,000 to the commodity broker for the transaction in relation to commodity. Tax was not deducted at source on such transaction. I think 120 disallowed. 120 का 30% तो डिसअलाउ हुआ है, उसके साथ 2,25,000 भी डिसअलाउ वो हुआ है सर। बिजनेस पेज एक्सपेंस है शायद से। नहीं, दैट इज द बिजनेस एक्सपेंस या नहीं, वो अपने को देखना पड़ेगा करके, ठीक है? वो नहीं, एक्चुअली एक कैपिटल गेन में असेसी चला कर क्या रहा है, असेसी कर क्या रहा है वो देखना पड़ेगा कि असेसी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का आपका बिजनेस है, तो ये आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं रहेगा, इसके लिए उन्होंने डिसअलाउड किया होगा। ओके सर। सर हाँ, फिर देख इसमें अल्टरनेटिव यहाँ नीचे दे रखा है कि अगर आप ये मानते हो कि अगर कंपनी जो है वो ट्रेडिंग ऑफ द शेयर कर रही है तो उस पर्टिकुलर केस में इस पे टीडीएस नहीं काटा तो भी चलेगा, ये अलाउ हो जाएगा। ऐसा देख, यहाँ पे नोट दे रखा है उसके नीचे। हाँ सर, हाँ हाँ, got it। सर हमने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि कमोडिटीज रिलेटेड टू बिजनेस है, ये एमसीएक्स पे जो हो रहा है? नीचे नोट दे रखा है ना, इफ ट्रांजेक्शन आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो पूरा डिसअलाउड कर ले। ऑल्टरनेटिव दे रखा है वहां पर। नहीं सर, एमसीएक्स। अच्छा हाँ, उसके भी ऑल्टरनेटिव अच्छा दे रखा है ना, तो देखना अच्छा अच्छा 3B ठीक है। पॉइंट में नीचे नोट दे रखा है। हाँ जी सर, हाँ जी। आज का पेपर देखा क्या आप लोगों ने? यशस्वी, सर यशवी? देखना हाँ, बाकी है। देखना है देखना सर आज, अभी। पेपर जरूर देखना आज का, ठीक है? तुम हाँ पीजीबीपी जी वाला भी देखना, और पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सब आप देखना करते हैं उसको, ठीक है? एक बार ओके। पेपर देखना जो आप लोगों ने इतना किया उसके बेसिस पे। सर फिर यस, क्वेश्चन नंबर 47 में इंटरेस्ट ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, तो ये उसका वो वाला है ना। हाँ, उसका कौन सा पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन 47 नंबर में। 47 उसमें हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट। first point, na, the company mobilized capital during the previous year 25-26 by public issue of share. The application money was kept in bank pending allotment of shares. The interest income from the that deposit 3,20,000 is credited to the general reserve account करके, ठीक है? अब एक बात समझना, यहाँ पे जो ये आपके आई थिंक एक अपन ने केस लॉ पढ़ा था कि अगर मान लो आपका कोई भी पैसा है और वो शेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो था, उसका पैसा आपने जो है वो बैंक में जमा करा रखा था, तो बैंक में जमा करा रखा है, तो उसका इंटरेस्ट आया, क्या वो इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल होगा या फिर आपको शेयर इशू एक्सपेंडिचर के सामने वो एडजस्ट कर सकते हैं? तो आई थिंक यू नो दैट इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ केस लॉ, और उस केस लॉ में ये बोला हुआ था कि इट मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर इशू एक्सपेंडिचर, और वो केस लॉ अपन ने अदर सोर्सेज में पढ़ा था।
तो यहाँ पे तू देखेगी ना, तो यहाँ पे जो दे रखा है इंटरेस्ट ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो वहां पे आपको एक नोट दे रखा है। नोट क्या दे रखा है? द इंटरेस्ट ऑन शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक इज नॉट लाइबल फॉर टू बी टैक्स एज डिपॉजिटेड वाज नॉट फॉर मेकिंग द एडिशनल इनकम बट टू कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सच डिपॉजिट इज merely इंसिडेंट। द इंटरेस्ट इज एलिजिबल टू सेट ऑफ अगेंस्ट द शेयर इशू एक्सपेंडिचर। ये शेयर इशू एक्सपेंडिचर के साथ में एडजस्ट हो जाएगा। तो देखना अदर सोर्सेज में अपन ने केस लॉ दे रखा है, दैट इज द श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड का। ओके सर। कशिश ने सबके डाउट पूछ लिए। सर एक डाउट मेरे को क्वेश्चन 50 पे है, हाँ सर, हाँ, क्वेश्चन 50 में 20% पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 50 में पॉइंट नंबर 3। या हाँ, तो पॉइंट नंबर 3 में क्या दे रखा है? अ क्रेडिटर हुज अमाउंट ऑफ 20 लाख वाज आउटस्टैंडिंग फॉर द 10 years। तो क्रेडिटर मतलब आपके लिए सर क्रेडिटर है, पॉइंट उसका नंबर amount 3, है। आप 4 बोल रहे हो। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, ओके। इट कंट्रीब्यूटेड 5 लाख टू द स्टेट हाउसिंग बोर्ड towards the construction of the tenements for the company's worker, which constitute 25% of the cost of construction, and the assessee could use this for the 15 years. Ownerships of such tenements remain with the state housing board। इसमें क्या होता है ना कि भाई साहब, आपने एक हाउसिंग बोर्ड था, उसको पेमेंट किया 5 लाख का, और वो पेमेंट इसलिए किया कि आपके एम्प्लॉय के लिए वो कुछ बना के दे पाए घर वगैरह करके, ठीक है। और वो बना के देंगे, लेकिन उसकी ओनरशिप आपके पास में नहीं आएगी। अब इसमें ना ये बहुत पुराना एक केस लॉ है, और उस केस लॉ के बेसिस पे क्या होता है कि भाई साहब, इसको आपने जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है करके, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए माना है क्योंकि इसमें आपकी कोई कैपिटल असेट नहीं बन रही है। भाई अगर हाउसिंग बोर्ड को आपने पेमेंट कर दिया, और हाउसिंग बोर्ड को आपने जब पेमेंट कर दिया, और हाउसिंग बोर्ड को आपने जो पेमेंट कर दिया, उनके लिए बोला घर बना के दे दो, उन्होंने घर बना के दे दिया, वहां पे आपके बेनिफिट मिल रहा है आपको, ठीक है, बिजनेस के लिए है। लेकिन गाइज यहाँ पे आपकी असेट आपकी बुक्स में क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसके ओनर ही नहीं बन रहे हो। आप उसके ओनर बनोगे ही नहीं, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के और पीएनएल के डेबिट में सीधा डाल दिया है करके, ठीक है। सो एक बहुत पुराना केस लॉ था, इंस्टीट्यूट ने उस केस लॉ का नाम भी नहीं दिया है। आई थिंक इट इज अ वेरी ओल्ड केस लॉ। नीचे शायद केस लॉ का नाम हो सकता है उन्होंने दिया है या नहीं, आई हैव टू चेक इट। बट एक पुराना केस लॉ था, उसके बेसिस पे उन्होंने ये ट्रीटमेंट किया। सर इन दैट सेम क्वेश्चन टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% क्यों लिया है? 12.5% नहीं आएगा? हाँ, इट शुड बी द 12। अच्छा अच्छा अच्छा, यस यस, दैट इज द मिस्टेक। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कब का है वो देखना पड़ेगा। मिस्टेक मैं डे वैसे देख के नहीं बोल रहा हूँ, रुक ना करके, ठीक है। अरे यार, वो तो कंपलसरी एक्वायर 2018 में हुआ था ना बेटा। तो ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ था ना। तो उस पर्टिकुलर केस में टैक्स रेट है, वो टैक्स रेट तो 20% ही रहेगा ना। ओके सर, गॉट सही इट। तो है। बिकॉज सर आप देखोगे ना, ट्रांसफर कब हुआ था, तो ट्रांसफर हुआ था वो 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ था। तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो है वो आपका कैपिटल गेन ओल्ड टैक्स रेट से लगेगा, तो 20% लगेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू कशिश। सर या ऋषभ। हेलो सर। हेलो। हाँ, हाँ सर, मेरे को ये जानना था आवाज डेप्रिसिएशन। नहीं आ रही है ऋषभ, थोड़ा जोर से बोले। हेलो। हाँ, डेप्रिसिएशन में हायर परचेज किया होगा तो सर उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैश मतलब प्राइस उस टाइम पे जब हायर परचेज आपने लिया, तो आपका कैश प्राइस कितना है, कैश प्राइस पे आप रिकॉर्ड कर लो, और जो भी आप एडिशनल पे करोगे उसको इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बुक कर लो। फिर अगर अकाउंट्स सपोज, में भी तो ऐसा ही करते हो आप। हाँ सर, फिर अगर सपोज इंस्टॉलमेंट मैंने सब नहीं पे किया, बीच में हाँ। मैंने इंस्टॉलमेंट कैंसिल कर दिया, तो फिर क्या करेंगे अपन? अब अगर उसके लिए कोई ऐसा दे नहीं रखा है कि जब आपने रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो वो असेट ले जाएंगे, ठीक है, अल्टीमेटली तो वो असेट ले जाएंगे। तो ले जाएंगे तो अब क्या होगा करके, ब्लॉक में क्या इम्पैक्ट आएगा, उससे रिलेटेड कहीं पे लॉ में क्लैरिटी नहीं। फिर सर अगर सपोज मेरा कोई एसेट एक्सचेंज हो रहा है, तो वो हम्म। डेप्रिसिएशन ब्लॉक में फिर वो कैसे दिखेगा वो कुछ एसेट? नहीं होगा, कहीं पे कोई क्लैरिटी नहीं है। एक्सचेंज के केस में लेस करना है, ये कैसा कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। ब्लॉक की एसेट है वो, अगर तुम एक्सचेंज कर रहे हो किसी के साथ में, तो क्या होगा ब्लॉक में, इससे रिलेटेड कुछ भी चीज लिखी हुई नहीं, कुछ नहीं होगा ब्लॉक में। क्योंकि मनी पेबल वर्ड यूज किया है। मनी पेबल का मतलब होता है कि सेल करने पे अगर आपको कोई भी पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड मनी पेबल। फिर सर सपोज गिफ्ट दिया तो जो गिफ्ट गिवर है उसकी बुक में वो कैसे ट्रीट करेंगे अपन? कुछ भी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं ब्लॉक में पढ़ाते टाइम भी बोला था कि गिफ्ट अगर आपने दिया, और ब्लॉक ऑफ असेट की असेट आपने गिफ्ट दी है करो, ठीक है,
तो आपके ब्लॉक से लेस होगा या नहीं होगा उसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, बट लॉजिकली लेस होना चाहिए, ऐसा मैंने ब्लॉक पढ़ाते टाइम बोला। बट कहीं पे उसके बारे में कुछ दे नहीं रखा है कि गिफ्ट दिया तो ब्लॉक में से लेस करना है, ऐसा कहीं नहीं दे रखा। क्योंकि ब्लॉक से लेस दो ही चीजें होती है, एक तो पैसा आता है वो, और दूसरा अगर मान लो आपने स्लम सेल में एसेट ट्रांसफर की तो। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर सर एसेट जो है वो डॉलर में आया, तो वो ब्लॉक में फिर कैसे, मतलब कौन से रेट पे अपन ऐड करेंगे, मतलब कौन से ट्रांजेक्शन की रेट? डेट की ट्रांजेक्शन डेट की जो कन्वर्जन रेट रहेगी उससे अपन करेंगे। तुमने पूरा नहीं पढ़ा क्या अभी तक, ये क्या बोलते हैं, आईसीडीएस पढ़ा क्या तुमने? हाँ सर, पढ़ा है। हाँ तो आईसीडीएस में दे रखा है ना कि भाई आपकी ट्रांजेक्शन की डेट की रेट जो रहेगी उससे आपको कन्वर्जन रेट से इंडियन करेंसी में लेना है एसेट को। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सर या हेलो। हाँ सर एक मुझे डाउट है, क्वेश्चन बोलो। नंबर 47 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 47 ए पार्ट। हाँ जी, इसमें मुझे डाउट है कि इसमें इसमें मुझे डाउट है कि सर ये डिसअलाउड क्यों किया हुआ है, क्योंकि जो रिटर्न ऑफ इनकम से पहले तो टैक्स पे कर दिया है पे ने। हाँ बट तो भी भैया आपका रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पेई ने पे कर दिया, बट इस साल तो डिसअलाउड होगा ना। सर वो अपना साल जो बताया नहीं है। the company had reported net profit so and so. It mentioned into the agreement to use of know-how owned by the renowned scientist. The amount of royalty paid during the previous year 25-26 is 40 lakh. The company deducted the tax at source on the amount paid up to the November 2025, omitted to deduct the TDS between November to March. The payee admitted the royalty income fully and paid tax and filed his return of income before the due date specified under section 139(1). तो भी बेटा इस साल तो डिसअलाउड होगा ना। हम्म। सर कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता कि मतलब कि जिस मतलब ड्यू डेट से अगर पहले पहले पेई ने पे कर दिया। नहीं उसमें कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताऊं ना, कि हाँ जिस दिन जी। उसने पे किया उस दिन टीडीएस डिडक्ट किया एंड पे किया हुआ माना जाएगा। तो ओके जब सर। डिडक्ट अगले साल किया पे अगले साल ही किया है तो भैया अगले साल ही अलाउ होगा ना। ये मैंने क्वेश्चन में लिया है, स्पेसिफिक ये क्वेश्चन में लिया था कि जब आकाश सर ने अपना रिटर्न फाइल किया था उस ईयर में आपको वो खर्चा अलाउ हो जाए। अच्छा, और सर हम्म। एक और चीज इसमें ही, अगर किसी पेई ने डिडक्ट इसी उसमें कि अगर उसने डिडक्ट कर लिया बट पे नहीं करवाया, तो हाँ उस तो केस में डिसअलाउड भी होगा ही होगा। फॉर्म 26A का नहीं फॉर्म एप्लीकेबिलिटी कुछ नहीं, नहीं है उसमें। 26A का फॉर्म तभी लगता है जब आपने डिडक्ट ही नहीं किया है। अच्छा, हम्म। ओके सर। सर एक और चीज, एक क्वेश्चन नंबर 44 में है मुझे डाउट। हम्म। हम्म। सर इसमें 44 के सेवेंथ हम्म। सेवेंथ पॉइंट में हम्म। सर इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ऑडिटर जैसे एडवर्स मार्क दे दिए तो हमने ये मतलब डिसअलाउ करना है कि नहीं करना। The company has incurred expenditure of 25 lakh towards the purchase of coal for its smelting. Invoice is not available. However, indirect evidence such as goods inward report online सब चीजें दे रखी है। Auditor have made a adverse remark in their report in this regard. बट यार आपने गुड्स तो परचेज किया है तो डिसअलाउड नहीं किया होगा ना, क्या डिसअलाउड किया है कि नहीं करना चाहिए? सर मतलब नहीं इसमें सर, नहीं आपको केस लॉ के बेस पे जाना पड़ेगा। एक एसवी इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड का केस लॉ है, वो क्या बोलता है कि even though payment made online need not be treated as genuine automatically on their face value, the assessee had produced goods inward report based on their genuineness of the transaction and the related party can be established that therefore the expenditure is allowable as deduction since the same has already been debited to the statement of profit and loss account, no further adjustment is required। तो कुल मिला के देखो यार, क्वेश्चन को देख के अगर आपको लग रहा है इट इज अ जेन्युइन मिस्टेक है तो उस पर्टिकुलर केस में यस आप ऑडिट करोगे, उस टाइम पे आप अपना रिमार्क दोगे। जब आप टैक्स ऑडिट की बात करोगे तो वहां पे आप अपना रिमार्क दोगे, बट वो खर्चा डिसअलाउड थोड़ी करोगे। अगर वो टैक्स ऑडिट में करना है तो वो ऑडिटर करेगा, ठीक है। असेसी रिटर्न फाइल कर रहा है ना, असेसी क्यों डिसअलाउड करेगा उसको? ओके सर। सर मतलब कुछ ऐसा होता है कि जब गुड्स इनवर्ड रिपोर्ट आ जाए या ऑनलाइन पेमेंट हमें मतलब दिख देयर इज जाए तो सम हम। एविडेंस। ये तो कैसी वाली बात हो गई ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल तुमने कुछ खर्चा किया और तुम पीएनडल में लिखना भूल गई, तो पीएनडल में लिखना भूल गई, अब तुमको याद आ गया तो तुम पीएनडल में वो खर्चा लिख सकती हो ना, क्या दिक्कत है देखो, ठीक है। तो ऑन द देयर इज अ ओ, जेन्युइन मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द असेसी देन इट विल बी अलाउड।
ओके सर। सर एक और चीज मैंने पूछना था सर, जैसे सेक्शन 44 AB में 1 करोड़ से ऊपर हमें बुक्स मेंटेन करनी होती है अगर टर्नओवर जाती है हमारी, तो उसके केस में सर अगर, ऑडिट करानी पड़ती है। हाँ जी सर, बुक्स मेंटेन ऑडिट करानी पड़ती है, तो ऑडिट करानी पड़ती है, तो सर इसके केस में अगर हमारी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है बट हमारी जो NTI है फॉर सम रीजन बेसिक एग्जाम्पशन से नीचे चली जाए, तो हम्म, तब भी हम ऑडिट करवाएंगे? देख इसमें कैसा है ना, हेलो, अगर तू 44 AD ले रही है कि नहीं ले रही, पहले मुझे ये बता। सर मतलब 44 44 AD AD नहीं में ले रही, नहीं बिजनेस ले में रही, कॉल करता है, नहीं 44 AD के मैं कि ले नहीं कर रहा हूँ? रही। सर 44 AD नहीं ले रही, मैंने प्रॉफिट नीचे कम दिखाना है और नहीं तो नीचे कम तो कैसे प्रूव करेगी कि तेरा कम है प्रॉफिट? मतलब ये बुक्स तो बनानी ही पड़ेगी। अब तेरा डाउट ये है कि ऑडिट करानी पड़ेगी या नहीं करानी हाँ जी, पड़ेगी तेरे ऑडिट को, ठीक करानी है? पड़ेगी नहीं करानी पड़ेगी? हाँ, तो अगर एक बात समझ, 44 AD को रीड करते तो नहीं करानी पड़ेगी, बट अच्छा 44 AB को रीड करते तो करानी पड़ेगी, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। सर, पर उसकी नेट टैक्सेबल इनकम हाँ, अगर, तो वो 44 AD के हिसाब से ऑडिट नहीं करानी। अच्छा 44 AD के हिसाब से ऑडिट हाँ, नहीं होगी, 44 बट AD के हिसाब AB से के इवन हिसाब आप कम बना बता रहे हो, बट 44 AD के हिसाब से ऑडिट नहीं करानी। बट सिंस 1 करोड़ से ज्यादा है तो 44 AB तो ट्रिगर कर जाएगा ना। ओके सर। एक हाँ, और अब चीज, अगर इसी में तेरा एग्जांपल में अगर तू टर्नओवर 90 लाख लेती हाँ जी 90 लाख, तो नहीं करानी पड़ती ऑडिट। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ठीक। और एक और सर, सर एजेंट है और वो क्या? मतलब हाँ, एक्सपोर्ट एजेंट एजेंट है। है, अच्छा, हाँ। तो वो जो एक्सपोर्टर ने, एक्सपोर्ट एजेंट वो बाहर का ही है, नॉन रेजिडेंट है, और हम्म, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, रिसर्च का काम करता है इंडियन एक्सपोर्टर के लिए, मार्केट रिसर्च का, हम्म। तो उसके केस में TDS हम काटेंगे या नहीं काटेंगे? और आपको ये या देखना पड़ेगा उस आगे वाले की इनकम इंडिया में अक्रूड, अराइज या रिसीव्ड हो रही है नहीं। अगर वो हो रही तो, है तो TDS काटना है, नहीं हो रही है तो नहीं काटना। तो सर ये रिसर्च वर्क करता है, मार्केट कहाँ रिसर्च पे कर रहा है? करता वो है? बाहर ही कर रहा है ना। अगर हाँ उसने बाहर ही सर्विस अपना करता है, बाहर दिया, हाँ जी एंड अगर सर्विस बाहर दिया, पैसा भी बाहर मिला, और वो कमीशन नेचर का है, तो उस पर्टिकुलर हाँ केस में जी। TDS नहीं काटना। बट अगर वो इंटरेस्ट, ओके रॉयल्टी, FTS है तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता है। ठीक है। और सर एक और चीज, सर एक हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसका, ट्रस्ट का, अ, भी कल बिजनेस परसों ट्रस्ट का। ही, हाँ बिजनेस ट्रस्ट का। बिजनेस ट्रस्ट में 7 क्वेश्चन है ही नहीं। 2 मिनट सर। चलो तब तक दूसरा पूछो एक बार, यशी तुम बाद में सर ये आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पेज नंबर 39 PGBP, एक बार PGBP तक ही डाउट रखो। मेरे को लगता है कि इसके अलावा बाकी टॉपिक में डाउट रहेंगे नहीं करके, PGBP तक ही रखो, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था। और आज का जो पेपर आया था आप जाके देखिए, पहला क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑल एडजस्टमेंट वी हैव डिस्कस, ऑल एडजस्टमेंट, एक भी बाहर का नहीं रहेगा, देखो ठीक है। हाँ सर, पेज नंबर 122। पेज नंबर 122 ना? यस सर। पेज नंबर 122 पे कौन सा एडजस्टमेंट बोल रहा हो बेटा? सर एडिशनल इन्फो में पॉइंट नंबर 3 है, ये समझ नहीं आया ये क्या हुआ। पॉइंट नंबर 3 ना? हाँ सर। द कंपनी हैज कलेक्टेड 7 लाख वाला, ये वाला? क्रेडिटेड है, कंपनी हैड क्रेडिटेड हाँ। अस अपफ्रंट। अच्छा, पॉइंट नंबर कौन सा? अच्छा, क्रेडिटेड, थर्ड वाला पॉइंट। यस सर, यस सर। The company had credited to a subcontractor an amount of the 10 lakh on 31st March 2025 towards the repairing of machinery component. The tax so deducted was remitted on 31st December 2025. The company had credited a subcontractor an amount of the 10 lakh on 31st March 2025. 31st 2025 मतलब लास्ट ईयर में। भैया एक बात बताइए, लास्ट ईयर का खर्चा है, यस सर। तो लास्ट ईयर का खर्चा मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 का खर्चा है। हाँ सर। और लास्ट ईयर TDS नहीं काटा था, हाँ सर, नहीं काटा था। इस साल में TDS काटा, हाँ काटा। तो 30% लास्ट ईयर डिसअलाउड हुआ होगा, अच्छा ऐसा। तो 30% इस साल अलाउ हो जाएगा 3 लाख। ओके, ऐसा फिर तो सही। ठीक है हेलो सर, सर, ऐसे। हेलो हाँ So राहुल। can I go? हेलो। यस यस यस, जो हेलो बोल रहा है मेरा वो बोलो। डाउट है सर क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 में? हाँ सर, सर उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 3। 42 में एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 3। सर 3। हाँ। हाँ सर।
हाँ ये तो 80 AA से रिलेटेड है। हाँ सर, सर उसका लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, जो हाँ सैलरीज ऑफ टू एम्प्लॉयज हैज बीन पेड बाय बीरर हाँ, चेक। अब इसमें मेरी बात सुनना, इसको ऐड बैक करना चाहिए था, तो वही बोल रहा है। हाँ सर, इसको एड बैक करना चाहिए था सर, मैंने वही वही। आपको है ना ये पहले वाले टॉपिक में बताया था कि इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन में नहीं किया है, लेकिन अभी जो है वो किया है। तो अगर आप टॉपिक नंबर 1 के क्वेश्चन करोगे तो 1 का क्वेश्चन समझाते टाइम एक देवम लिमिटेड का क्वेश्चन है, उसमें सेम एडजस्टमेंट है, उसमें एडबैक हाँ किया है, तो ये एडबैक करना चाहिए करके, ठीक है, क्योंकि कैश में पे किया है तो हाँ सर। इट हैज टू बी एडेड बैक, इसको एडबैक करना चाहिए करके, दैट शुड बी द योर लाइक प्रिजम्पशन, अजम्पशन ये लेना पड़ेगा, तुमको एडबैक करना पड़ेगा और इस ठीक पे है। आपका डिसअलाउड हो जाएगा या। ओके सर, इसके अलावा एक और डाउट था सर। सर बोलो। जैसे आपने क्वेश्चन लिया था सर, आपको पीजीबीपी का एग्जाम जो लिया था सर, हाँ उसमें एक पॉइंट था जो लॉस बाय फायर हुआ आपको ओल्ड मशीनरी, उसमें 24 हाँ लैक्स का उसने अपना डेबिट में डाल दिया था, तो उसको उसको हम लोगों ने कर दिया डिसअलाउ। हाँ, तो सर उसका ब्लॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर, क्योंकि उसमें तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं उसके अलावा, सिर्फ उसको डिसअलाउ कर दिया। कुछ उसके नहीं बाद होगा, अगर मान लो कुछ अगर उससे इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला होता तो वो लेस हो जाता, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। ओके सर, ठीक है हाँ, सर। ब्लॉक है नहीं है उसके बारे में कुछ दे ही नहीं रखा ना इन्फॉर्मेशन। हाँ सर, एग्जैक्टली वही हाँ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं था। या या ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सर हेलो गुड हेलो, इवनिंग। खुशी बोलो, खुशी बोलो, खुशी बेचारी खुशी बोल रही है, खुशी तो बहुत Yes, मजे ले sir. रहे थे क्लास में। हाँ खुशी बोलो। No, sir, I am different, Kushi. ओके, कोई भी बात हो तो खुशी तो हाँ, खुशी ही है करके, ठीक है। yes, sir. डिफरेंट Sir, खुशी। yes, अब एक बात बता खुशी, एक बात बता, yes, sir. मैं जो हूँ मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मैं आपको ना तो रोज देख पाया, मैं कभी नहीं देख पाया तुमको, ठीक है। मैं देख पाऊंगा जब तुम सीए बन के आओगे मिलोगे तब अपन मिल पाएंगे, तो उससे के पहले तो मेरे लिए जितनी खुशी है वो सब खुशी ही है ना। Yes, sir. टेल मी। Yes, sir. Is provision for audit fee allowed to be deducted in the PNL? यस, प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस, बिकॉज आपका ये तो ऐसा है ना जो लाइबिलिटी असर्टेन है, दस प्रोविजन विच इज असर्टेन करके, ठीक है, जहां पे रीजनेबल सर्टेनिटी है तो इट विल बी अलाउड एज पर आईसीडीएस नंबर 10। और ये तो अलाउ होगा ना यार, तो अपन अलाउ करते ही ऑफिस में भी तो यही करते। Okay. So, like in few questions, they write specifically कि this is reasonable, certain, so we allow based on हाँ, तो जहां ICD. पे भी प्रोविजन वर्ड आता है ना, वहां पे तुम ये ध्यान रखने का, जैसे प्रोविजन फॉर द वारंटी, एक पॉइंट रहेगा प्रोविजन फॉर द वारंटी या प्रोविजन फॉर द गारंटी, तो वहां पे अगर रीजनेबल सर्टेनिटी है आउटफ्लो की तो वो आपका अलाउ हो जाएगा। हेलो Okay. सर। हाँ, एक हेलो खुशी सर। हाँ, हेलो जो भी बोल ए वन बाय वन या हेलो कुणाल सर। खुशहाल बोलिए, खुशहाल या रवि कुमार पार्टनरशिप गंगवार। फॉर्म है और वो पार्टनर्स को रेवेन्यू अमाउंट इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो कौन सा डिडक्शन पहला क्लेम करेगा सर, रेवेन्यू क्या पार्टनरशिप फॉर्म है? हेलो। या 33 AB वाला पहला क्लेम करेगा सर? अच्छा, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप आप फॉर्म बोल है रहे हैं सर, कि जो पार्टनर्स को हाँ, पार्टनर्स पार्टनर को को रेवेन्यू, रेम्यूनरेशन दे रहा है और एट द हाँ सेम टाइम वो नाबार्ड में अमाउंट इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो कौन सा हाँ, डिडक्शन? कौन सा डिडक्शन पहले क्लेम करेंगे? अब देख यार, उसमें ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली बात आ जाती है करके, ठीक है, ये वैसी वाली बात है जो डिडक्शन टॉपिक पे इंटरमीडिएट में होती थी। क्या सर 80G पहले लेंगे या 80 जी पहले लेंगे, क्योंकि उसमें एक एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते टाइम उसमें लिखा हुआ है ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G, और दूसरे में लिखा है ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80GG। तो देखो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा डिडक्शन पहले क्लेम करेंगे, बट तो भी एक बार मैं डायरेक्ट में चेक करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट के इसमें से क्या डिडक्शन आप पहले क्लेम करोगे, बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से देर इज नो क्लैरिटी कि कौन सा डिडक्शन पहले लेना है, क्योंकि फिर तो वो म्यूचुअली वो वाला हो जाएगा ना। उसमें फिर क्या होता है ना, एक कॉस्टिंग में एक मेथड आपने फॉलो की होगी, साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड, और जी जी सर। साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड करके आपको देखना पड़ेगा करके, ठीक है। तो वैसी जी वाली बात है, बट मैं बताऊं इसमें मेरे हिसाब से पहले जो है वो पार्टनर रेम्यूनरेशन वाला लेना चाहिए, ठीक है, बट लेट्स, मैं आई एम नॉट कंक्लूडिंग। ये सर एक बार क्लियर करके क्लास में बोल दीजिए ताकि सबको हेल्पफुल हो आई जाएगा विल सर। आई विल चेक इट, बट आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, बट श्योरली आई विल चेक ऑन दिस। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Sir, can I अभी हेलो ask सर। अभी like शायद हेलो रवि कुमार सर। ICDs पूछ में? रहे हेलो हैं। सर। हेलो हेलो सर। रवि कुमार बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 44 का पॉइंट नंबर 4, पेज नंबर क्वेश्चन 137, नंबर 44 का पॉइंट नंबर 4, सैलरी ऑफ वो वाला। सैलरी ऑफ 100 lakhs हाँ, सैलरी ऑफ 100 लाख paid to foreign फॉरेन technician टेक। for the installation of machinery at the factory premises was paid without deduction of the tax। अब एक बात समझना, इसके इंस्टॉलेशन का खर्चा ये तो कैपिटलाइज होगा, इंस्टॉलेशन का खर्चा कैपिटलाइज होता है। हाँ, तो इसमें टीडीएस का कोई इम्प्लीकेशन नहीं है ना, अगर यहाँ पे ये लिखा कुछ हो नहीं कि है, बट मैं टीडीएस। बताऊं ना, मैं एक्चुअली मैं बताऊं ना, इस पॉइंट पे भी है ना,
आई एम हैविंग द डिफरेंट व्यू फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, अगर मैं मेरी बात करूँ तो। क्योंकि मैंने एक है ना एक्चुअली, अगर तू थोड़ा रिसर्च करना चाहता है तो जब इंस्टीट्यूट ने आईसीडीएस लाए ना, आईसीडीएस, तो आईसीडीएस में उन्होंने उस टाइम पे एक सीबीडीटी में सर्कुलर लाया, और सर्कुलर अच्छा में एक पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि इवन इट इज अ कैपिटल असेट, उसमें भी अगर टीडीएस नहीं काटा तो उतना जो है 30% है वो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं ले पाओगे, ऐसा उस सर्कुलर में बोला है। बट मैंने इंस्टीट्यूट को बोला कि मैडम ये सर्कुलर में बोला हुआ है। जब ये क्वेश्चन आया था ना, तब मैंने इंस्टीट्यूट को इसके बारे में मेल किया था, और उस मेल में ये क्लियरली बताया गया था। मैंने उनको बोला था, मेल में पूछा था कि मैम या सर जो भी है इंस्टीट्यूट में, उस टाइम पे मैम थी जो देखती थी, मैंने बोला मैम ये सर्कुलर ऐसा बोल रहा है, तो बोला सर्कुलर बोल रहा है बट लॉ में तो कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है करके, ठीक है, तो इसके लिए हम सिर्फ सर्कुलर बेस पे नहीं जाएंगे करके। क्योंकि उन्होंने ये बोला हुआ है कि सेक्शन जो 40 क्लॉज 1 सब क्लॉज नंबर 1 है, ये बोलता है कि वॉट एवर एक्सपेंडिचर आर अदरवाइज अलाउेबल, then TDS is not deducted, then it will be disallowed. तो if we see the bare provision of the law, तो इसका मतलब है कि वो डिसअलाउड टीडीएस वाला जो सेक्शन है वो सिर्फ उसी पे लगेगा जो रेवेन्यू खर्चा है। तो ये एक व्यू वहां पे आया है करके, ठीक है, तो आप सर गो विद इधर, दिस व्यू करके। बट इधर सैलरी है ना, इधर So 100% चला जाएगा ना नो अगर बट इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ना यार, रिपेयर हाँ, इंस्टॉलेशन से सपोज इफ इट रिलेटेड इज है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देन तो हाँ 100% तो चला। सीधी सी बात है, तो डिसअलाउड होगा ही नहीं। तो डिसअलाउड हो Sir, can I ask the doubt? question या number 37. Hello, क्वेश्चन sir. नंबर 37। Yes, so in additional information, this part A provision for audit fee where TDS is not deducted, but it has been allowed. That part I didn't understand. अरे लास्ट ईयर का है, देखना बेटा। अरे तो ऑडिट फीस अच्छा, लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर में डिसअलाउड हुआ होगा। इस ईयर आपने तो जमा कराया तो इस साल अलाउ हो जाएगा। आंसर ये क्वेश्चन नंबर 46 में पार्ट 3 मुझे समझ ही नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 40 46 सर। 46 में पार्ट नंबर 3, यस सर, 145 पेज नंबर। 145 पेज नंबर पे पार्ट 3 नहीं समझ में आया, ये वाला। यस सर, वो आईसीडीएस में इम्पैक्ट आएगा ना सर उसका, तो मतलब क्योंकि वो डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट कर रहा बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ फिनिश स्टॉक। देखो क्या लिखा हुआ है, द कंपनी यूज्ड टू इंक्लूड द इंटरेस्ट कॉस्ट इन द वैल्यूएशन ऑफ इट्स फिनिश्ड स्टॉक अप टू द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो 24-25 तक वो ऐसा करते थे कि इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको उन्होंने फिनिश स्टॉक में वो लोग लेते थे करके, ठीक है। During the financial year 25-26, the company changed its accounting policy to comply with the requirement of accounting standard issued by the ICA and excluded interest cost in the valuation of finished stock. This has resulted in the decrease in the current year profit by the 10.7 lakh. तो इसमें तो भैया आपको मैंने बताया था ना, मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप कब चेंज कर सकते हो। ये आईसीडीएस में ऐसा दे रखा था ना, इससे रिलेटेड कि आईसीडीएस में ऐसा दे रखा था कि यहाँ पे अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आपका आई थिंक वहां पे कुछ ऐसा एक वर्ड यूज हुआ करता था आईसीडीएस में कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस पर्टिकुलर केस में आप उसको चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखिए आपके सॉल्यूशन में क्या दे रखा है कि वाई लिमिटेड हैज एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट कॉस्ट इन द वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड स्टॉक एज इट इज चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच इज बोनाफाइड रीजन एंड वुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली इन द फ्यूचर। The change in the method of valuation of stock being the genuine reason and no further adjustment is required as the interest cost has been already excluded and consequently profit has been reduced. I think इसको मैंने ना आईसीडीएस में बताया था कि आपका चेंज इन मेथड या वो कब कर सकते हो करके, ठीक है। देखो अकाउंट्स में तो आपके क्या होता है, वो 3 केसेस में कर सकते हो। 3 केसेस कौन कौन से थे, या तो लॉ की रिक्वायरमेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हो जाता है, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है इट इज अ जेन्युइन नीड करके, तो उस पर्टिकुलर केस में आप उसको चेंज कर सकते हो, और उसकी वजह से कोई भी प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा देन इट विल बी टैक्सेबल और अलाउड, जो भी केस है एज द केस। ओके सर, थैंक यू सर। Hello? हेलो सर। Hello? हेलो हाँ Hello? सर, हाँ मे सनिका। 2025 के क्वेश्चन पेपर में एक डाउट था मुझे। हाँ Firm was converted into a company on 1st April 2020, but the brought हाँ। forward losses relating to FY 1920 are not set off in FY अच्छा वो पेपर मैंने 24-25। नहीं लिया ना, इसमें पेपर इसमें नहीं लिया ना, नहीं, तो वो मतलब लॉस नहीं सेटअप हुआ, तो इस बार उन्होंने किया है सेटअप ना। नहीं, सेट ऑफ नहीं किया है क्योंकि 51% शेयर होल्डर्स वो क्राइटेरिया मेंटेन नहीं किया था इसलिए। और उसमें रेफरेंस 47 क्लॉज 13 का दिया है, मतलब 79 जो आज हमने पढ़ा ना, उसका हाँ रेफरेंस नहीं दिया है, तो वो नहीं समझ। नहीं, वो फिर दूसरा पॉइंट रहेगा रे।
उसमें वो है, अरे बेटा तू खुद मर्ज कर रही है, पता है 2 पॉइंट को। अच्छा तुझे पता है अपन ने वहां पे ये पढ़ा था कि अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म कंपनी में बदल रही थी, हाँ यानी तो पार्टनरशिप फर्म जब कंपनी में बदलती है तो उसमें पता है 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती है। हाँ 4 कंडीशन क्या क्या थी? ऑल पार्टनर है वो शेयर होल्डर बनने चाहिए, हाँ वो शेयर होल्डर को सिर्फ शेयर्स मिलने चाहिए, हाँ वो शेयर्स है वो उस रेशियो में मिलने चाहिए जिस रेशियो में उनका पार्टनर कैपिटल था। यस हाँ एंड लास्ट कंडीशन क्या थी? कि वो पार्टनर शेयर होल्डर बने, वो शेयर होल्डर उनका इक्विटी शेयर हाँ होल्डिंग साल तक 50% रहना चाहिए। 50%, हाँ तो 5 वो years। कंडीशन वायलेट हो गई तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा ना, कि जितना पहले वो ट्रांसफर के केस में एग्जेम्पशन दिया था वही हट जाएगा। ओके, सो लॉसेस भी नहीं सेट ऑफ होंगे। हाँ एग्जैक्टली। ओके ठीक है। और एक था 35 AD के बारे में था। एक क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 lakhs वॉज मेड बाय कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। उसमें 100% का डिडक्शन क्लेम किया है, मतलब लैंड का ऐसा अलग वैल्यू नहीं दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 45 में बाइफर्केशन दिया है लैंड और अदर कैपेक्स का। तो एग्जाम में अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो लैंड का कुछ भी तो नहीं। वेयर हाउस को फिर वेयर हाउस बिल्डिंग ही मानना सर। ओके ठीक वेयर है। हाउस को बिल्डिंग मानो, फिर अगर लैंड हेलो को अलग से दे रखा है तो हटा दो, नहीं दे रखा तो उसको फिर आप बिल्डिंग मानो। यस। ओके क्या ठीक नाम है। और है एक आपका पूछना हेलो था। डाउट? सर। क्वेश्चन नंबर 37 में व्हाई आर द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ वाइफ ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर नॉट मैंने आपको अलाउड? पढ़ाते टाइम बताया था, पता है तुझे, मैंने कहा फॉरेन गए घूमने के लिए और वाइफ अगर जरूरी थी जाना। ये मैंने 37 में एग्जाम्पल भी दिया था जब मैं हाँ 37 सेक्शन पढ़ा रहा था, कि वाइफ को एक पार्टनर लेके चला गया और उसने हाँ ये प्रूव किया कि मेरे बिजनेस में वाइफ जरूरी है, ओके तो ठीक आपको है। पता है वो अलाउ हो गया था, तो हाँ ये हाँ। बेटर। और हेलो एक सर। था कि सर क्वेश्चन नंबर 20 में जो रिपेयर्स के एक्सपेंसेस है ना जो टेनेंट ने क्लेम किया है, उसमें स्पेसिफाई किया था कि इट वाज नॉट हिज ऑब्लिगेशन एज पर द रेंट एग्रीमेंट। और हाँ तो बेरेंट में उसके भी लिए एक वो 30, हाँ तो वो 30 में अलाउ नहीं होगा, दैट विल बी अलाउड ड्यू टू द 37। ओके ओके ठीक है। और हेलो एक सर। लास्ट था हेलो। सर। बेचारी वो हेलो 3 बार बोल चुकी है, ठीक है। हाँ बोलो, लास्ट 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 आउट आने का। एक मिनट सर, फिर एक बार बताओ। एक फाइनल वाला सर देख लेते। रिपेयर्स की, हाँ सर रिपेयर्स का एक्सपेंस अगर एक साथ होता है तो एक क्वेश्चन में उन्होंने ऐसे पार्टली कर रखा है, क्वेश्चन क्या नंबर क्या क्या? 41 में। जैसे रिपेयर्स का एक्सपेंस जो है अ, उसमें उन्होंने डेप्रिसिएशन ले रखा है। एक बार वापस तू चेक करना अच्छे से करके, ठीक है। सर फिर तू कंफर्म नहीं, हाँ क्वेश्चन सानी नंबर का लास्ट। 41 में एक क्वेश्चन, बार हाँ देखो ना, वो 41 में पेज नंबर 129, 129 पे क्या है? पॉइंट नंबर 6 वाला है ना, इसके हाँ अंदर लीज एग्रीमेंट वाला है कॉन्सेप्ट। तो फिर लीज के केस में लेसी को डेप्रिसिएशन थोड़ी मिलता है, इसमें ले रखा हूँ। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर 6, पेज नंबर 129। 129। द फर्म हैड टेकन ऑन लीज एन ओल्ड बिल्डिंग for the purpose of locating its business. Due to the old age of the building, it was demolished and new building put up, which was used by the firm from September 2025. अरे भाई ये तो आपने पूरी बिल्डिंग बनाई है नहीं यार उस जगह पे, तो बिल्डिंग पे तो डेप्रिसिएशन आप ही लोगे ना, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड बिल्डिंग। अच्छा मतलब हेलो सर। लीज एग्रीमेंट का इसका ड्यू टू द मतलब लगेगा। ओल्ड एज ऑफ द बिल्डिंग, हेलो आपने सर। तोड़ के नहीं बनाई, इट इज अ कैपिटल रिपेयर ना, डीम्ड बिल्डिंग। हाँ हेलो हेलो सर। सर। सर हेलो मेरा एक डाउट पेंडिंग है सिर्फ हाँ लास्ट सानिका में। लास्ट, और वो उसके बाद मोहित हाँ हाँ, बोलेंगे। हाँ एक मोहित या टेस्ट जी, हाँ नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 टेस्ट। है ना स्क्रैप हाँ वैल्यू का, हाँ तो इंश्योरेंस कंपनी डिड नॉट एडमिट द क्लेम। तो मतलब इफ द मशीनरी वाज ओनली असेट इन द ब्लॉक, तो वो उसका इनकम कहाँ पे जाएगा? स्क्रैप कुछ नहीं वैल्यू। होगा, लैप्स हो जाएगा। अगर स्क्रैप है तो उस ब्लॉक में से लेस होगा, और ब्लॉक में से लेस होने के बाद में फिर क्या बोलते हैं, अगर उसका स्क्रैप बेचा ब्लॉक में से लेस होगा, और उसके बाद जो भी होगा वो कैपिटल लॉस माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ओके ठीक है, थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ बोलो चंद्रिका। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 23 में पेज नंबर 101 जो हाँ इंटरेस्ट है अंडर सेक्शन 234B वो ही कंसिडर हाँ किया है, 234C @1% वाला कंसिडर क्यों नहीं किया टैक्स लायबिलिटी में? पेज नंबर 101। 101 में, टैक्स लायबिलिटी 101 में जो है वो इंटरेस्ट कौन सा, 206C वाला कंसिडर किया है ना? बी वाला ही किया है, सी का नहीं किया ना सर।
1% पर मंथ, वो 4 मंथ का ऐड किया उन्होंने, हाँ तो 234C का भी आना चाहिए ना 1%। 44 एडी वाले में, नहीं सर, मतलब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 20। 23 ना, हाँ हाँ हाँ, 44 AD। क्वेश्चन नंबर 23 में 44 एडी, ये टर्नओवर ये है 12% पार्टनर कंप्यूटर इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ये इतना आपका टैक्स आ जाएगा। तो लिखा है ना नोट में, फिर 234C 1% आएगा फॉर द शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स तो फॉर लेकिन द टैक्स मंथ ऑफ लायबिलिटी मार्च। में तो सर सिर्फ 234B का ही ऐड किया ना। टैक्स लाइबिलिटी में तो बी भी ऐड नहीं किया, कहाँ किया? किया ना सर, 30 प्लस 4%, दैट इज 1.2, अरे वो तो 31। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से कुछ भी, 30% आपका टैक्स रेट है और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% है। अच्छा, दोनों मतलब अलग से आएगा टैक्स नीचे। लाइबिलिटी में अरे हाँ, तो 31.2 कैसे आया पता है तुझे? 30% इज हाँ, टैक्स तो और उसमें अपना भी 4% 4%, हेल्थ तो एंड दोनों एजुकेशन। सर 4 हो गया ना अरे इसको। बट इंटरेस्ट नहीं। 4% 4 मंथ हो रहे थे इसलिए सर। ठीक है, वेरी गुड बेटा, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हेलो पोपट होता है सर। बहुत। हेलो सर। हेलो सर, हेलो can I सर। please हेलो ask the मोहित doubt? मोहित 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 सर क्वेश्चन 35 में डाउट है। हाँ 35 का पॉइंट नंबर एच का .4, पेज 35 नंबर का पॉइंट 113। 113 पे क्या डाउट है, कौन से पॉइंट में? सर पॉइंट एच का सब .4। हाँ, 10 lakh being the sale tax due of earlier year determined during the year on the disposal of appeal by appellate authority for which the company has furnished a bank guarantee। तो बैंक गारंटी देना थोड़ी पेमेंट होता है यार, आपने बैंक गारंटी दिया, वो तुम्हारा खर्चा थोड़ी हुआ, इट इज नॉट अलाउड। तो इसका सर कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा ना? कुछ नहीं हुआ, आपने बैंक गारंटी दिया है रे, बैंक गारंटी देना आपका खर्चा थोड़ी होता है। अगर मान लो कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, आपने बैंक गारंटी फर्निश करी, तो इसमें थोड़ी तुम्हारा कोई खर्चा होगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। हेलो हेलो सर, सर, can I hello? मेरा हेलो क्वेश्चन सर, एक 37 में डाउट। डाउट। हेलो सर। लास्ट 5 मिनट्स, या शुचि बोलिए। सर, थैंक यू सर। सर, ये जो टेस्ट में स्क्रैप वैल्यू रिलेटेड एक पॉइंट था, क्वेश्चन नंबर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सबका आपने दिया सबका था वही पॉइंट है, उसमें मेरी जो बात सुनो, सेकंड स्क्रैप क्वेश्चन। वैल्यू से रिलेटेड जो पॉइंट है, पहली चीज है कि वो तुम्हारे, सीधी सी बात है, वो ब्लॉक में से लेस होगा, ब्लॉक में से लेस होगा। अब ब्लॉक के सर बारे वो में आपको दे नहीं पीएनएल, रखा। हाँ सर वो ना पीएनएल में, एक्चुअली पीएनएल में मतलब पीएनएल में लेस क्यों नीचे करा हुआ है? अगर हम नॉर्मल अपना अकाउंटिंग भी करते हैं तो हम स्क्रैप वैल्यू को पीएनएल में तो क्रेडिट नहीं करते, पर इन्होंने नीचे जो सोल्यूशन बनाया हुआ है एज पर द एग्जाम किया उसमें हुआ है तो उसको क्रेडिट हटाया मतलब हुआ है लेस ना। करा हुआ है। हाँ तो उसको हटाया हुआ है ना, पीएनएल के सर वो क्रेडिट में मतलब, नहीं डालना पर चाहिए। क्यों करा होगा उन्होंने? क्यों करा पता होगा नहीं उन्होंने? अकाउंट्स में क्यों करा होगा, आई डोंट नो, कोई अकाउंटेंट रहेगा। मतलब बट we have assumed that they have credited it inside the P&L account because या मतलब एग्जैक्टली ऐसे। अकाउंट में ऐसा होता था कि आपका स्क्रैप वैल्यू बहुत बार पीएनएल में डाल सकते थे। आई थिंक अकाउंटिंग पुराने प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा होता होगा। सर ओके, एक ICDS क्वेश्चन में और था सर, पॉइंट। क्वेश्चन 44 में एडिशनल डेप्रिसिएशन रिलेटेड एक डाउट था, उसमें क्वेश्चन 44 में कंप्यूटर एंड ट्रैक्टर वगैरह का एक पॉइंट था, तो बिकॉज ट्रैक्टर वाज यूज्ड इनसाइड द फैक्ट्री हमने उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया, बिकॉज ठीक है, हमने उसको अज्यूम किया था कि वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है एंड इट इज यूज्ड इनसाइड नहीं है, द। नहीं ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है। नहीं है मतलब बिकॉज हाँ वो हाँ फैक्ट्री वो के इनसाइड यूज फोकलिफ्ट हो रहा ट्रक है। वाला, फोकलिफ्ट ट्रक वाला। हाँ हाँ, मतलब सर वो क्योंकि वो फोकलिफ्ट ट्रक एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है पर वो ट्रैक्टर है, तो हमने अज्यूम कर लिया ना कि वो क्योंकि फैक्ट्री के अंदर यूज हो रहा है तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। ठीक है, ओके, एंड सर उसमें कंप्यूटर मतलब किस बेसिस पे दे हैव अज्यूम कि वो ऑफिस में यूज हो रहा है? मतलब कंप्यूटर पे उन्होंने दिया नहीं कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन, हो सकता है ना कि वो मतलब ये उन्होंने कैसे पता करा कि कंप्यूटर पे नहीं देना? कंप्यूटर पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज पे, वो भी प्लांट एंड मशीनरी है, सेकेंड हैंड भी नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन देना है, किस पे नहीं देना। बाकी पे तो समझ आ गया था। गॉट इट, आई अंडरस्टूड। लेकिन कहीं पे ऐसा दे नहीं रखा ना, कहीं कंप्यूटर कहाँ यूज हो रहा है वगैरह वगैरह। हाँ, और फिर उन्होंने एडिशनल डेप्रिसिएशन में लिया भी नहीं है उसको। गॉट इट। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन में उन्होंने नॉर्मल लिया है। नॉर्मल वो बस वो ट्रैक्टर का लिया है क्योंकि ट्रैक्टर को उन्होंने बोल दिया है कि वो फैक्ट्री में यूज हुआ है। राइट 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 राइट।
अब इसमें वही है, अजम्पशन बेस पे गए कि इट इज नॉट यूज, द फैक्ट्री वर्ड नहीं दे रखा ना, क्योंकि ट्रैक्टर के पास में उन्होंने फैक्ट्री वर्ड दे रखा है आई थिंक, दैट ओके इज तो बाकी ऐसे ऑफिस assumption अप्लायंसेस ले सकते कंप्यूटर हैं कि वगैरह है, ये ऑफिस माना गया होगा ऑफिस में यूज हुआ होगा। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन सर। क्वेश्चन 8 में जो हमारा 33 AB का डिडक्शन लिया हुआ है, उसमें हम्म। पहले हमने जो ऊपर की डी मतलब पहले हमने नॉर्मली 33AB का डिडक्शन लिया, उसमें हमने पीजीपीपी की इनकम मतलब वी डिड नॉट कंसिडर द डीम्ड इनकम दैट वी हैड कंसिडर्ड लेटर ऑन। मतलब ऐसा होता है कि जो हम हाँ पीजीपीपी की इनकम लेते हैं उसमें हम डीम्ड इनकम नहीं लेंगे, जो हमने नीचे टैक्सेबल करा दी। नहीं, वो भी पीजीपीपी की इनकम ही होगी, बट वो 40% या 35% एज द केस में भी होगी ना, 25%। तो मतलब उसमें 40% का कंप्यूटेशन हम करेंगे, उसमें पीजीपीपी की इनकम हम उस डीम्ड इनकम को मिला के नहीं लेंगे, नहीं नहीं, ऑब्वियसली राइट? करंट, एग्जैक्टली। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू हेलो सर। सर। सर ICDS में सर एक कुछ डाउट सर था सर क्वेश्चन नंबर डाउट पूछो। 47 में। हेलो हेलो हाँ 47 में क्या डाउट है? सर, क्वेश्चन नंबर 47 में पॉइंट नंबर डी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल्स एट दिल्ली। तो उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी न्यू बाय की थी 5 करोड़ की, सर उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ना? हाउसिंग है ना, वेयर हाउसिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग का है। अच्छा, वेयर हाउसिंग है इसके लिए। वेयर ओके हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी होता है। हाँ हाँ सर, गॉट इट, थैंक यू सर। ओके। हेलो हेलो सर, सर, एक हेलो 30 हेलो मिनट पॉइंट पूछना हेलो। था। हेलो हेलो। हेलो सर। यशवी वापस नहीं पूछेगी। त्रिशा बोल। ICDS में सर एक हेलो पॉइंट पूछ। हाँ तनु बोलो, क्या बोल रही हो? सर ICDS के अंदर जो पेज हाँ नंबर 126 है, उसके अंदर हाँ। बेयर से उल्टा लिखा हुआ है, जैसे फिनिश गुड्स RM को हमने वैल्यू करना है एट कॉस्ट, यहाँ लिखा है व्हेन फिनिश गुड्स वुड बी लेस देन NRV कॉस्ट। लेकिन उल्टा नहीं होता, जब कॉस्ट ज्यादा होती है NRV से तब हम उसको कॉस्ट पे करते हैं। नहीं यार, ये वो वाला पॉइंट रहेगा रे, जिसमें पता है वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप ऐसा पढ़ते थे कि रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो और वो रॉ मटेरियल का वैल्यू कैसे होगा, वो वाला पॉइंट है क्या तुम बोल रही हो? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी ऐसे ही होता है, हम तब लेते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे जब हाँ कॉस्ट ज्यादा होती है NRV से, हाँ, लेकिन बट यहाँ तुम उल्टा बेरेक लिखा के हुआ है। लिए प्रोविजन की बात कर रही हो? बेरेट में मतलब वही लिखा है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है, हाँ, कॉम्पैक्ट और बुक के मैंने अंदर। उल्टा लिखा है। हाँ जी सर, कौन से पेज पे? पेज 126। 126 कॉम्पैक्ट में। हाँ जी सर, हाँ, कौन से वाले पॉइंट की बात करिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 पे। D पॉइंट के नीचे। हाँ जी सर। इन्वेंट्री आर, वो वाला। हाँ जी सर, वैल्यूएशन ऑफ RM करके पैरा है। वैल्यूएशन, अच्छा पेज नंबर 126 पे ना। हाँ जी सर। So raw material and other supply used in the production shall be valued at cost only and not NRV. However, if there is a decline in its price and estimated cost at finished goods would be less than NRV, there is a decline in its price and estimated cost of finished goods would be less than NRV. मतलब आप कुल मिला के तो भी प्रॉफिट कमा रहे हो, then material shall be valued at NRV, shall be the replacement cost. तो क्या इसमें उल्टा क्या है? सर अगर कॉस्ट ज्यादा होगी, मतलब अगर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एक्सीड्स NRV आना चाहिए था वर्ड, वहां पे लिखा है लेस देन NRV। Are you sure? हाँ जी सर। सर आप एक बार चाहे खोल के कंफर्म कर लो, मतलब मेरे नहीं हिसाब बट से, क्योंकि मैंने तो देख, अकाउंटिंग मेरी स्टैंडर्ड बात में सुन, भी यही मैंने तो ये आता है। पढ़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, मेरा जो अकाउंट्स है, मैंने जो अकाउंट्स पढ़ा था इंटरमीडिएट में, मैंने ये पढ़ा था कि अगर मेरे को एग्जांपल एक वड़ा पाव वाला आज भी याद है, मेरे जो प्रोफेसर ने पढ़ाया था मुझे ऐसा पढ़ाया था कि अगर आप वड़ा पाव का ठेला लगाते हो, वड़ा पाव की आपकी दुकान है, वड़ा पाव में रॉ मटेरियल इज आलू, तो आलू को नॉर्मली अपन जो वैल्यू करते हैं वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो हुआ क्या कि आपको पता चल रहा था कि आपकी स्ट्राइक होने वाली है, अगर वो स्ट्राइक होने वाली है और उसकी वजह से आपने आलू ज्यादा खरीद लिए महंगी रेट पे, और महंगी रेट पे आलू जो है वो ज्यादा खरीद लिए, अच्छा मटेरियल शैल बी, तुम ये बोल रही है कि मटेरियल शैल बी वैल्यूड एट एनआरबी की जगह कॉस्ट आना चाहिए, ऐसा बोल रही है? नहीं सर, मेरा क्या यहाँ पे लिखा है कि अगर मेरी कॉस्ट जो है वो NRV से हाँ कम है, मतलब अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, फिर मैं रॉ हाँ। मटेरियल पे लॉस क्यों बुक करूंगी? हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये पढ़ते हैं कि अगर हमें फिनिश गुड्स पे लॉस हो रहा है तो ही मैं RM पे लॉस बुक करूंगी, क्योंकि उसके अंदर लॉजिक ये होता है कि मतलब मैं फिनिश गुड्स आगे और बनाना नहीं चाहूंगी, तो मेरे को रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे बेचना पड़ सकता है। नहीं बट लॉस कहाँ बुक कर रही है, जब एनआरबी पे रिकॉर्ड कर रही है तो लॉस कहाँ बुक हो रहा है? जब मैंने कॉस्ट से नीचे लेके आऊंगी तो लॉस ही बुक होगा। जब हम्म। यहाँ पे लिखा है ना, इफ देयर इज चल डिक्लाइन मैं इन एक इट्स बार इस पे, प्राइस। एक बार मैं इसको देखता हूँ एक बार, एंड जस्ट आई विल डिस्कस विद सम आकाश सर से एक बार और मैं इस पे बात करके, और फिर मैं तुझे क्लास में
क्लोरीफाई करता हूँ, ठीक है। सर मुझे हेलो एक और डाउट था सर। क्वेश्चन नंबर सर अगर 38 अगर सर अरे ये जियोमी वाला हेलो सर 5 बार बोल रहे हो सर। हाँ जियोमी सर बोल। एक डाउट और था। हाँ हेलो तनु बोलो। सर अगर पार्टनर है, मान लो वो एक प्रोफेशनल बीएसए सर्टिफाइड इंजीनियर वगैरह है, उसको तो अगर एज प्रोफेशनल इनकम मिलती है तो वो रेम्यूनरेशन में आएगी? देख यार मेरी बात सुन, इसमें ना एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें रॉयल्टी दिया था एंड उसको वी हैव कंसिडर्ड अंडर द रेम्यूनरेशन, जिसको रेम्यूनरेशन में लेंगे अगर वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में है तो भी? तो भी। ठीक है सर, एक डाउट और जियोमी था सर। लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम जियोमी। एक्चुअली मैं ना 9:30 बज गए और मैं यहाँ बैठा हूँ करके, ठीक है। तो इसके लिए आप मुझे, मैं जियोमी, मैं कल वापस 1 घंटा आपका डाउट सेशन ले लूंगा, ठीक है। हेलो जियोमी सर बताओ। हेलो सर आई एम ऑडिबल हाँ हाँ जियोमी यू आर ऑडिबल। हाँ सर इन क्वेश्चन नंबर 38 हाँ पेज नंबर 120 हाँ हाँ बोलो। अरे कहाँ चला गया? हाँ यस सर इन हाँ दिस पॉइंट नंबर 4 हाँ इन उसमें मेंशन किया था कि कंपनी क्लेम एज अ कैपिटल रिसिप्ट नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। नहीं बट भैया उसका इंपोर्ट एंटरटेनमेंट लाइसेंस को सेल करते हो ना, वो तो पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा ना एज पर सेक्शन 28। बट हाँ सर टैक्सेबल होगा पर ऐसे कंपनी क्लेम एज अ कैपिटल रिसिप्ट तो इसको इग्नोर करें फिर हम। गलत किया है उन्होंने, अपन उसको इनकम बनाना पड़ेगा। सर और दूसरा डाउट था मुझे टेस्ट पेपर थी ना वो हाँ उसमें ट्रांसपोर्टर ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव इनकम एक एडजस्टमेंट था। अच्छा उसमें वो डेट का तू बोल रहा है ना, गलत है कुछ। ओके वो डेट मैं और चेक सर कर लेता हूँ एक बार, ट्रांसपोर्टर वाले की डेट है, एक बार मैं चेक करके आपको परसों के लेक्चर में क्लियर कर देता हूँ। हाँ तो सर उसमें मेंशन किया था कि हम टीडीएस नहीं काटेंगे कि ट्रांसपोर्टर वो प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट कर रहा है तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया था। ऐसा टीडीएस में मेंशन है 194C में। ओके और सर और एक डाउट था मुझे। हेलो हाँ हाँ स्क्रैप वैल्यू एक और एक क्वेश्चन था टेस्ट पेपर में उसमें स्क्रैप वैल्यू रिसीव ऑन ओल्ड मशीनरी। वो तो यार हो उसमें गया, वो अपन 6 बार डिस्कस कर चुके हैं सेम हाँ पॉइंट, सर स्क्रैप बट उसमें वैल्यू। डाउट अलग था मुझे कि जो कैपिटल हाँ लॉस होता है वो हम तो हाँ मतलब लॉस ट्रांसफर कर पाएंगे क्योंकि कंसिडरेशन मिला है हमको और असेट भी ट्रांसफर हुआ है तो हम ट्रांसफर मानेंगे फिर नहीं बट इसको। कहाँ दे रखा उसमें, डब्ल्यूडीवी ब्लॉक का वगैरह कुछ दे नहीं रखा है ना। नहीं असेट डिस्ट्रॉय हुआ इंश्योरेंस मतलब डिस्ट्रॉय हो गया फायर से और जो हाँ तो कंसिडरेशन इंश्योरेंस है कंपनसेशन मिला नहीं ना। वो स्क्रैप वैल्यू मिला है ना हमको तो उसके पास से तो हाँ कंसिडरेशन मिला हमको। तो वो ब्लॉक में एडजस्ट होगा ना। तो स्क्रैप वैल्यू मिला है उसको कंसिडरेशन नहीं मानेंगे हम वो। नहीं वो तो ब्लॉक में कंसिडरेशन मान ले, वो तो ब्लॉक में एडजस्ट होगा ना, ब्लॉक के बारे में कुछ दे नहीं रखा ना कुछ। ओके ठीक है थैंक यू गाइस, सर। तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी। सर मेरी मुझे बात एक सुनो बिजनेस ट्रस्ट में जनरल सा डाउट था सर, नंदनी, बस एक। नंदनी हाँ बोलना। सर एक्चुअली वो मुझे जानना था कि जैसे बिजनेस ट्रस्ट का जो अदर इनकम होता है वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल होता है, एंड इंटरेस्ट रेंट और आपका डिविडेंड वो यूनिट डिविडेंड होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होता है। यस। सो इफ मतलब मान लीजिए अदर इनकम में पूरा लॉस है, मतलब जो भी एसटीसीजी एलटीसीजी था एंड उसके बाद इंटरेस्ट इनकम वो सब है मेरे पास, तो क्या मैं उसको सेट ऑफ कर सकती हूँ इंटरेस्ट इनकम से, फिर यूनिट होल्डर के हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब वो जीरो हो जाए इफ सेट ऑफ करके पूरा इंटरेस्ट इनकम। उसने तुमने डिस्ट्रीब्यूट किया क्या लेकिन? सर इफ अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूट किया है इंटरेस्ट इनकम हाँ एंड तो डिस्ट्रीब्यूट उसका किया तो इंटरेस्ट इनकम ही माना जाएगा। तो वो सेट ऑफ नहीं होगा, फिर से इंटरेस्ट इनकम पे यूनिट नहीं होल्डर को अगर टैक्स भी करना डिस्ट्रीब्यूट किया है, पड़ेगा। आपने डिस्ट्रीब्यूट किया मतलब आपने सेट ऑफ नहीं किया, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो दैट नेचर विल रिमेन सेम। सर क्योंकि अगर क्वेश्चन अल्टीमेटली ऐसे बिजनेस ट्रस्ट के साइलेंट हाथ रहे तो में तो, मतलब। बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में तो अपन डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट को देखेंगे। अच्छा, और सर सर अगर अगर क्वेश्चन ऐसे साइलेंट है साइलेंट रहे या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ऐसा कुछ हो तो सर। क्वेश्चन साइलेंट रहे और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हो, मेरे को एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन इन केस ऑफ द इसमें करके बिजनेस ओके ट्रस्ट, ठीक ओके है। सर। चलो गाइस, कोई बोल रहा है कि सर है ना इस बार के पेपर का
वीडियो डाल दो कि कैसा आया था पेपर एंड ऑल। आप एक बार रिव्यू देख लो, अपना खुद का देख लो रिव्यू कैसा है क्या है। मैं डालूंगा एग्जाम खत्म होने के बाद, क्योंकि जब तक एग्जाम चल रहे होते हैं मैं नहीं डालता हूँ कोई भी पेपर का सजेस्टेड या रिव्यू। बिकॉज क्या होता है ना कि बड़ी तकलीफ हो जाती है बच्चों को कि भाई क्या होता है, कुछ भी अगर बच्चा है बेचारा वो पढ़ाई कर रहा है, अब वो जीएसटी देगा उसके साथ में पेपर वो देगा, और मैं उसमें बोलूँ कि डीटी में ये कहीं बेचारे की कुछ गलती हुई हो, उसके बाद में उसका एकदम उसको लगे कि अरे यार मेरे से गलती हो गई, उसी में सोच में पड़ जाए। इसके लिए जो है मैं नहीं डालूंगा। अच्छा गाइस, कल का लेक्चर है वो आपका रिकॉर्डेड चलेगा, ठीक है। कल का मैट में कोई भी फर्क नहीं है, सिंगल अमाउंट का कोई भी फर्क नहीं है, बट कल का लेक्चर आपका रिकॉर्डेड चलेगा। इफ यू विश तो मैं आपको यूट्यूब पे डलवा के भी दे दूंगा, बट क्लास में अटेंड करो ना, बढ़िया रहेगा करके। बट कल का लेक्चर आपका रिकॉर्डेड चलेगा, ठीक है। कौन सा होटल है सर? ये अभी मैं सहारा स्टार में, तो यहाँ तो मेरी एक दो मीटिंग थी तो इस वजह मैथ से। का अगर फिर सर डाउट होगा तो एक जूम सेशन ले लीजिएगा लिंक ना। दे देना कल हाँ वाले कल का। मैं ले लूंगा ना, कल सर शाम को अपन वापस ले लेंगे। सर यूट्यूब का लिंक भी मैं आपको आज रात को ही कल का डलवा देता हूँ, प्लीज ठीक है। यूट्यूब। यूट्यूब पे भी मैं डलवा देता हूँ सर जिससे आप अपनी स्पीड से अपने पेज पे देख सकते हैं करके, ठीक है। सर परसों का लेक्चर फिर आपका लाइव रहेगा। लेकिन गाइस परसों के लेक्चर से पहले आप है ना थोड़ा इंडेक्स वगैरह तो आप लोगों ने देखा होगा ना, क्योंकि ओसीआई वगैरह वो मैं कल परसों डिस्कस करूंगा। एन आइटम टू बी क्लासिफाइड रीक्लासिफाइड टू द P&L एंड ऑल, तो थोड़ा बहुत आपको ये पता चलेगा, ठीक है। चलो गाइस, Hi अभी sir, मैं बहुत just देर से one बैठ more रहा हूँ, doubt. यहाँ पे जो वेटर है वो मुझे देख रहा है कि भैया कुछ मंगाया तो है नहीं, 1 घंटे से हमारा नेट यूज कर रहे हो, हमारा पावर यूज कर रहे हो, और यहाँ पे बात और कर रहे हो। Sir, just one नेक्स्ट minute. बुक एक तो doubt था. So हाँ I'm from your fast track batch student. So हाँ in our lecture only 16 in our batch only 16 lectures are uploaded till yet. बाकी के हाँ lectures upload ही नहीं करे. They are like कि week में बस 2 ही करेंगे. But when we हाँ compare with the तो regular, so 42 lectures उधर हो चुके हैं. So why we are 40 हुए। lagging with the 5 to 6? या 40 है नो तो नो why we are एक्चुअली कैसा lagging होता है with ना, मैं 5 तुझे to 6 अभिषेक lectures? अभिषेक 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 सी फास्ट ट्रैक में क्या होता है, 2 लेक्चर को एक लेक्चर बना के हम लोग देते हैं फास्ट ट्रैक में, और जो भी रिलेवेंट टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव रहता है वो पार्ट रहता है, कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन वगैरह होता है वो हम उसमें से काट देते हैं तुमको, ठीक है। Right. तो आप इतने पीछे नहीं हो, अगर आपके पास 16 लेक्चर है तो ऑलरेडी 32 लेक्चर जितना आपके पास कंटेंट आ चुका है करके, ठीक है। एंड नाउ आई विल ट्राई कि आपको वीकली 3 लेक्चर मिले करके, और 3 लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ये लास्ट का एक इशू हुआ था जब मंडे को आपको लेक्चर मॉर्निंग की जगह इवनिंग में मिला था, मैंने स्टाफ को भी बोला, और उसके बाद ये मिस्टेक अभी नहीं होगी। नाउ यू विल गेट द लेक्चर रेगुलरली करके, ठीक है। तो सर एक बार वो 4-5 लेक्चर्स पे अपलोड करा दीजिए ना, हमने मैं फास्ट ट्रैक कराता हूँ, मैं इसलिए अरे लिया है क्या कि करेगा, थोड़ा रुक ना, थोड़ा सांस लेके। अभी तेरा पीजीबीपी कंप्लीट हुआ है अभिषेक, पीजीबीपी के एक 51 बाकी है, क्वेश्चन एक है लेक्चर उसमें। बाकी है। नहीं नहीं, वो पीजीबीपी का पूरा सब लेक्चर आ गया करके, ठीक है। अगर ओके हाँ वो कल आ जाएगा, मैंने मेरी साइड से दे दिया है, तो पीजीबीपी का लेक्चर कल आ जाएगा करके तुम्हारे पास में। और जैसे ही वो लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, जस्ट डू सम पीजीबीपी के ऑल क्वेश्चन एक बार, एंड देन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेक्चर करके, ठीक है। चलो थैंक्स अलॉट गाइस, आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं अपन। और कल अपन एक बार चाहिए तो एक बार और रात को जूम सेशन ले लेंगे, जिससे कि आपके रिमेनिंग डाउट है वो भी आपके कंप्लीट हो जाए, सर और संडे को फिर आप लोगों का एग्जाम रहेगा और आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, ठीक है। आज का आप देखो, इसकी अच्छा नेक्स्ट बुक रिकॉर्डिंग कब दे आने देना, वाली है? हाँ इसकी क्या रिकॉर्डिंग दे देना, रिकॉर्डिंग इसकी इस हाँ सेशन की। इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी कभी, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे थैंक यू फ्रॉम सर। माय साइड, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।